आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है ईयर 2025 में, जहां पे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने 26% मार्क्स लाए और क्लास के टॉपर बने बैठे हैं, और वहीं पे कुछ लोगों ने -22% लाए हैं और फेल हो चुके हैं फॉर द ईयर। हाय, दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विद एहसान एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड लॉजिक। Let's talk about our unexpected topper. With 26%, it has toppered all the sectors and it is Nifty PSU banks. PSU banks, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये वाली बैंक्स भी टॉप कर सकती हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, सरकारी सिस्टम है, तो ये कैसे। लेकिन बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो, एनपीएज लो हो, तो कभी भी बैंक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उस पे हमारे प्राइवेट बैंक्स तो हैं पीछे, लेकिन पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोन फॉरवर्ड किया है और एनपीएस कम हो चुके हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी आया है। अब आते हैं हमारे क्लास के सेकंड और थर्ड स्टूडेंट से। सेकंड स्टूडेंट है हमारा निफ्टी मेटल विथ 24.4 और हमारा थर्ड जो है डेट इज ऑटो विथ 21.5 अप्रोक्सीमेट। तो इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि ये लोग सेकंड और थर्ड आए। सेकंड वाला जो मेटल है, इसको तो पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया, ये ग्लोबल डिमांड था मेटल का, और ऊपर से चाइना हमारा पड़ोसी, उसके ऊपर कर्ब्स लगे थे वगैरह वगैरह, तो इतने में हमारा तो फायदा हो गया। और ऑटो बोला मैं कहां पीछे बैठने वाला हूं, लोग कुछ भी करें, पैसे थोड़े से भी आएंगे, मेरे को तो खरीदेंगे ही, गाड़ी महंगी हो या सस्ती, लोन तो उठाना पड़ेगा, गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी। अब यहीं पे कोरिलेशन समझ लीजिए, मेटल को फायदा हुआ तो गाड़ियां बनी, और गाड़ियां बनने के लिए क्या लगता है, मेटल, और गाड़ी खरीदने के लिए क्या लगता है, लोन। तो बैंक पहले नंबर पे आया, मेटल दूसरे पे और कार तीसरे वाले पे। ये कोरिलेशन समझ लीजिएगा कि सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। तो इन दोनों को हम, मेटल और ऑटो को हम सिक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं, साइकिल्स में चलता है। एक बार उठना शुरू हो गया, फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाता है, फिर ये अच्छा खासा नीचे जाता है। इनको खरीदने का टाइम क्या होता है, जब सब भाग रहे हो मेटल और ऑटो से, और इनको बेचने का टाइम बेस्ट कौन होता है, जब सब खरीद रहे हो। इसके बाद आते हैं हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज, कमोडिटीज और प्राइवेट बैंक्स। ये तीनों मिलके बताते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमी कैसी जा रही है, देश कैसा चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंसेस में जाते हैं, और कमोडिटीज हम लोग खरीदते बेचते हैं, और इतने में उनके दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड रहती है, और प्राइवेट बैंक्स उसी चीज को फाइनेंस करते हैं। ये तीनों अराउंड 15% ही ग्रो किए हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक्स के लिए शर्म की बात है कि पीएसयू कहां आगे निकल गए, है ना, यही बताएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे इंफ्रा और ऑयल एंड गैस। इंफ्रा मतलब कि हमारा कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कंट्री कैसा चल रहा है, एंड ऑयल एंड गैस तो पता ही है आपको, हम नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के, और ये हमारे यहाँ पे रेट ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये तो प्रॉफिट में ऑलरेडी रहने वाले हैं। और इंफ्रा की डिमांड ऐसी है कि वो भी प्रॉफिट में रहने वाला है, लेकिन तब भी कितना परसेंट ग्रो किया है, 10% से थोड़ा सा ऊपर, 11% के अराउंड। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इनकी भी नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कंजप्शन सेक्टर, जो कि 7.6% पे है। इंडिया इतना बड़ा कंज्यूमर कंट्री हो कि कंजप्शन में इतना लो ग्रोथ पाएगा, इसका एजम्पशन तो मुश्किल ही था, लेकिन तो भी हो चुका है ये इस साल 2025। अगले जो सेक्टर से हमारे वो है डिफेंस और एनर्जी। इनको लेके याद रखिएगा कि ये दोनों स्पेकुलेशंस पे चलते हैं। मार्केट में हाइप है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, नहीं है हाइप तो ये रिटर्न नहीं देते। ये दोनों अराउंड जीरो है, मतलब इनको मार्केट ने क्या बोला है, तुम बस खड़े रहो, बैठना मत, अपनी जगह खड़े रहना है ना, जैसे पनिशमेंट होता है। तो ये 0 मार्क्स लाए हैं, और हर साल लॉटरी नहीं निकलती ना, तो डिफेंस और एनर्जी की हर साल थोड़ी ना लॉटरी निकलती। इसके बाद आते हैं हमारे फेलियर कैंडिडेट्स, एफएमसीजी, फार्मा और हेल्थ केयर। एफएमसीजी मतलब देश की जनता इतनी गरीब है कि बिस्किट खाने का, पार्ले जी खाने का उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए पार्ले जी ग्रो नहीं कर पाए। एफएमसीजी में वही सब कंपनीज तो आती हैं, मतलब ये जनता को दर्शाते हैं, वो कंट्री को दर्शाता था। बाकी के सेक्टर्स जैसे कार्स हो गए, मेटल हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये जनता को दर्शाते हैं कि जनता का क्या हाल है, पब्लिक का क्या हाल है। तो एफएमसीजी नेगेटिव है। फार्मा बेचारा होने वाला तो अच्छा था, लेकिन ट्रंप आया ना, उसने कर्व लगा दिए ना, इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, और इंपोर्ट में हमारा उतना फायदा हो नहीं पाया। लोगों ने दवाई शवाइयां उतना लगाई नहीं, खाई नहीं, जिसकी वजह से फार्मा लॉस में चला गया। और हेल्थ केयर हमारा खराब रहा, क्योंकि लोगों के पास पैसे थे नहीं, और इंश्योरेंस वैसे भी नहीं है। लोगों ने यहाँ मेडिकल शॉप से इलाज करवाया, और लेकिन डॉक्टर वगैरह और हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, इसलिए हेल्थ केयर भी उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ये बताता है कि हमारी कंट्री के लोगों का कंडीशन क्या है, भले ही हम 8.something% जीडीपी है। अब आते हैं दर्द भरे स्टॉक्स पे। आईटी -11, रियल्टी -16 और मीडिया -22।
मतलब कि बहुत बुरा हाल है इनका। आईटी तो तब भी चलता, लेकिन इसका काम खराब किसने किया? नंबर फर्स्ट एआई जो आया इसने इसका काम खा गया। दूसरा, जो ट्रंप ने कर्व लगा दिए और बोला कि शायद हम उन चीजों पे भी कर्व लगाएंगे, जिसकी वजह से हालत खराब हो गई। और ऊपर से जो मास ले ऑफ्स वगैरह हुए तो उसकी वजह से भी इसका हाल खराब है। और रही बात रियल्टी की, तो उसका तो हाल वैसे ही खराब था। और मीडिया तो आपको पता है टीआरपी से चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने ऐड लाने के लिए वो कुछ भी किसी के बारे में भी बोलते रहते हैं, सो दैट ऐड आए, है ना। इस पूरी एनालिसिस ने हमें एक चीज सिखाई, मार्केट जो है ये एक नहीं होता, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि अगले साल किसका चांस है कि वो आगे बढ़ेगा, और वर्ल्ड अफेयर्स क्या बताते हैं कि कौन से सेक्टर्स आगे जाने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा ही डेटा पसंद है और ऐसी ही वीडियोस जो डेटा वाली हैं पसंद है फाइनेंस को लेके, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा फिल्म ज्ञान विद एहसान, और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस, ताकि आपका पोर्टफोलियो का हाल ये मीडिया जैसा हाल ना हो। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा पे, हाइप पे नहीं।